मेरे प्यारे सभी विद्यार्थियों को सुप्रभातम। अपने चैप्टर नंबर 5 चल रहा था, जिसमें अपने जो आपके पास में ओम का नियम है वहां तक अपन ने पढ़ लिया था। तो उसी में आगे अपन चर्चा करेंगे। तो कल अपन ने पढ़ा था ओम का नियम। बड़ा ही सिंपल है, आपको भाषा में इसको याद रखना है कि जब कोई चालक है अपने पास में, कोई भी चालक अपन ले सकते हैं। सपोज दैट ये कोई चालक है, ठीक है। और इस चालक की अगर भौतिक अवस्थाओं को आप नियत रखें, जैसे कि इसकी लंबाई कह दो, इसका अनुप्रस्थकार क्षेत्रफल कह दो, इसका ताप कह दो, ठीक है, या इसकी प्रकृति, पदार्थ की प्रकृति, इन सबको अगर अपन नियत रखें और नियत रखकर इसके सिरों पर अगर अपन बैटरी को संयोजित करें अर्थात विभवांतर आरोपित करें, तो इसमें से जो चालक में से जो प्रवाहित धारा है वो आरोपित विद्युत विभवांतर के या सिरों के मध्य उत्पन्न विभवांतर के समानुपाती होती है। तो एक बार फिर से रिपीट करें कि किसी चालक की भौतिक अवस्थाओं, ताप, लंबाई, अनुप्रस्थकार क्षेत्रफल, पदार्थ की प्रकृति को नियत रखा जाए तो उस चालक में से प्रवाहित धारा चालक के सिरों के मध्य उत्पन्न विभवांतर के समानुपाती होती है। तो V समानुपाती I, समानुपाती चिन्ह हटाया था तो V इज इक्वल्स टू आर आई, जहां R क्या कहलाता है? R एक नियतांक है जिसे अपन पदार्थ का प्रतिरोध कहते हैं, और इस प्रतिरोध का मात्रक था ओम। ठीक है, ये अपन ने कल पढ़ लिया था। अब जो अपने पास ओम का नियम है ये वाला, इसकी अपने को उत्पत्ति करनी है, ठीक है, और साथ ही इसका जो सूक्ष्म रूप है उसको भी अपने को देखना है। तो नेक्स्ट अपना जो टॉपिक है वो होगा ओम के नियम की व्युत्पत्ति, डेरिवेशन ऑफ ओम्स लॉ। तो इसमें अपन इसके सूक्ष्म रूप की भी बात करेंगे और इसकी उत्पत्ति की बात करेंगे, ठीक है। अपन ने पढ़ा था कि जो विद्युत धारा और अपवाह वेग है उसमें एक संबंध होता है, बताया था, काफी इंपॉर्टेंट, आगे काम आएगा, जो कि था I इज इक्वल्स टू विद्युत धारा I इज इक्वल्स टू NEAVD। ये हम लोग जानते हैं, तो अपन लिख रहे हैं कि हम जानते हैं विद्युत धारा और अपवाह वेग में संबंध ये होता है, ठीक है। चूंकि धारा घनत्व क्या होता है? धारा घनत्व J इज इक्वल्स टू होता है I अपॉन A। तो इस I में A से डिवाइड करें तो A से A कैंसिल आउट होगा, तो आपको मिलेगा J इज इक्वल्स टू NEVD, ठीक है। VD का मान, VD अपने पास में क्या है? अपवाह वेग है। तो हम लोग जानते हैं चूंकि VD बराबर क्या होता है? E टो बार अपॉन M इंटू E। अपवाह वेग का मान होता है ये, परिमाण है। अगर अपन दिशा की बात करें तो VD वेक्टर आएगा यहाँ नेगेटिव और यहाँ दिशा, ठीक है। ये मान अपन अगर यहां रखते हैं तो J इज इक्वल्स टू क्या बनेगा? J इज इक्वल्स टू बनेगा NE², एक ये है एक ये है, ठीक है, इंटू टो बार और अपॉन में M और इंटू E। ये अपने पास एक समीकरण बनती है। तो इस समीकरण में देखो क्या क्या क्वांटिटी है। एक तो आपके पास में है M और एक है E। E होता है इलेक्ट्रॉन का आवेश और M होता है इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, दोनों ही नियत होते हैं। साथ ही N एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या और टो बार माध्य विश्रांति काल, ये दोनों ही प्रत्येक पदार्थ के लिए, कोई स्पेसिफिक पदार्थ अपन लें उसके लिए इनका मान नियत होता है, अर्थात कह सकते हैं चालक के अभिलाक्षणिक गुण है, ठीक है। तो कोई अगर अपन समांगी, अगर अपन बात करें कोई समांगी और समदैशिक माध्यम है, चालक है, तो उसके लिए इन दोनों का मान नियत होता है, ये ऑलरेडी नियत है। इसका मतलब ये जो क्वांटिटी है अपने पास में क्या? NE² टो बार अपॉन में M, इसका मान क्या होगा? नियतांक होगा। इसका मान क्या होगा? नियतांक होगा। और इस मान को अपन क्या कहते हैं? इसे कहते हैं अपन पदार्थ की चालकता। क्या कहते हैं? पदार्थ की चालकता। तो पदार्थ की चालकता आपके पास में क्या हो जाएगी? चालकता की बात करें तो चालकता को डिनोट करते हैं अपन सिग्मा से। तो मैं यहां से लिख सकता हूं सिग्मा इज इक्वल्स टू NE² टो बार अपॉन M। इसका मतलब ये मान किसके इक्वल है? सिग्मा के। तो ये क्या लिखा जा सकता है?
J इज इक्वल्स टू सिग्मा ई, जहां सिग्मा पदार्थ की चालकता होती है और उसका मान होता है Ne² टो बार अपॉन m। ये एक नियतांक का यथार्थ कर सकते हैं, किसी स्पेसिफिक पदार्थ के लिए उसकी चालकता का मान नियत होता है। अगर इसको सदिश रूप में लिखें तो ये बनेगा J वेक्टर इज इक्वल्स टू सिग्मा ई वेक्टर, क्योंकि धारा घनत्व एक सदिश राशि होती है तो इस प्रकार से ये बनता है। और इसी समीकरण को क्या कहते हैं? ओम के नियम का सूक्ष्म रूप कहते हैं। ओम नियम का सूक्ष्म रूप कहते हैं। कई बार क्वेश्चन यहां तक भी पूछ लिया जाता है कि ओम के नियम से J इज इक्वल टू सिग्मा ई को व्युत्पत्ति कीजिए, तो आपको छोटा क्वेश्चन आएगा, ये करना है। ठीक है, अब नेक्स्ट अपना ओम के नियम की इसी में चल रहे हैं व्युत्पत्ति के बारे में। तो अपन मान के चलें कि अपने पास एक चालक है, एक चालक के मान के चल रहे हैं अपन। चालक की लंबाई L मान लें, L इसकी लंबाई है, A इसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल। जब आप इसके सिरों पर विभवांतर V आरोपित करते हैं, चालक के सिरों पर विभवांतर V आरोपित किया तो इसमें एक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा जिसकी दिशा होती है प्लस से माइनस क्यू। ठीक है, और जिसके परिणाम स्वरूप इसमें एक धारा प्रवाहित होगी जिसका मान होगा I मान की धारा प्रवाहित होगी। तो विद्युत क्षेत्र कितना हम लोग जानते हैं कि उत्पन्न विद्युत क्षेत्र, उत्पन्न विद्युत क्षेत्र विद्युत विभवांतर की फॉर्म में E इज इक्वल्स टू होता है V अपॉन L होता है, ये अपन पहले पढ़ चुके। और अभी अभी समीकरण लिखी थी I इज इक्वल्स टू NeAVD, तो I इज इक्वल्स टू NeAVD। ठीक है, VD का मान ये रहा, VD का मान रख दो, चूंकि VD जानते हैं, VD इज इक्वल्स टू है E टो बार अपॉन M इंटू E, ये मान यहां रखा तो I इज इक्वल्स टू बना NeA। ठीक है, और E एक और मल्टीप्लाई तो E स्क्वायर। ठीक है, VD का मान रखा तो टो बार और अपॉन में M इंटू E, E का मान V अपॉन L, तो ये मान रखा तो I इज इक्वल्स टू बना NE स्क्वायर A टो बार अपॉन M, E का मान V अपॉन L। ओके, तो यहां से I और V में संबंध है, तो इस V का मान यहां से मैं लिख लेता हूं, तो V इज इक्वल्स टू, इनको इधर मल्टीप्लाई किया तो ये बनेगा M अपॉन NE स्क्वायर A टो बार, ये बनेगा इंटू L अपॉन, इस A को यहां से हटा के मैं यहां रख दिया L अपॉन A और इंटू में I। ये आपके पास समीकरण बनी। इस समीकरण में अगर अपन देखें तो देखो यहाँ पे सिग्मा था, सिग्मा इज इक्वल्स टू NE² टो बार अपॉन M, यहाँ पे उसका विपरीत है। और चालकता का व्युत्क्रम होता है प्रतिरोधकता, इसको तो अपन क्या कह रहे थे, ये तो थी चालकता, और चालकता का व्युत्क्रम होता है प्रतिरोधकता। तो यहां से इसका व्युत्क्रम मैं इसको लिख रहा हूं V इज इक्वल्स टू रो इंटू L अपॉन A इंटू I। एक नया नियतांक इसको दे दिया, तो जहां पे रो इज इक्वल्स टू होती है चालकता का व्युत्क्रम, और चालकता का व्युत्क्रम है तो इसको लिखा अपने M अपॉन NE² टो बार, क्योंकि ये सारी क्वांटिटी क्या है, नियत है। तो इसका व्युत्क्रम में रो कहलाएगा। रो को अपन क्या कहते हैं, पदार्थ की प्रतिरोधकता। तो जिस प्रकार से चालकता किसी पदार्थ की नियत होती है किसी विशेष पदार्थ के लिए, उसी प्रकार प्रतिरोधकता भी क्या होती है, नियत होती है। ठीक है, तो ये तो हो गया इसका अभिलाक्षणिक। साथ ही यहां पर आए तो वापस से L और A, L जो आपने पदार्थ ले रखा उस पदार्थ के लिए नियत ले रखे, देखो उसके नियत मान की लंबाई थी और नियत अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल था। तो ये पूरी क्वांटिटी को अपन क्या मान सकते हैं, नियतांक मान सकते हैं, और वो नियतांक किसके इक्वल, एक नया नियतांक मान लें R, तो ये बनता है V इज इक्वल्स टू RI। और यही क्या होता है, यही समीकरण होती है ओम का नियम। तो इस प्रकार से अपन ओम के नियम की व्युत्पत्ति कर सकते हैं, जहां R कहलाता है पदार्थ का प्रतिरोध जिसका मान होता है, यहां से देखें तो रो इंटू L अपॉन A। ठीक है, और ओम का नियम होता है, और पदार्थ जो R है इसका मात्रक अभी बताया था, पदार्थ का जो मात्रक होता है, प्रतिरोध का जो मात्रक होता है वो क्या होता है, इसका मात्रक होगा ओम।
क्या होगा, ओम होगा। ठीक है, तो ये आपके पास में हो गया जो ओम का नियम था उसकी व्युत्पत्ति। ठीक है, अब ये छोटे छोटे आपके पास में जो क्वांटिटी आई है, जैसे प्रतिरोधकता क्या है, प्रतिरोध क्या है, चालकता क्या है, चालकत्व क्या है, इनकी परिभाषाओं की अपन अब बात करेंगे। तो ये आपके पास हो गया। नेक्स्ट अपन चलते हैं, इनकी परिभाषाओं की बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करेंगे प्रतिरोधकता की। प्रतिरोधकता क्या होती है? प्रतिरोधकता अभी अभी अपने पढ़ा कि जो समांगी और अगर आपके पास संदेशित चालक है तो उसके लिए जो आर है, प्रतिरोध है, वो दो कारकों पे निर्भर करता है मुख्यतः। एक चालक की लंबाई के और एक अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के। वो चालक की लंबाई के तो होता है समानुपाती और अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के होता है व्युत्क्रमानुपाती। इन दोनों को एक साथ रखें तो बनेगा आर समानुपाती एल अपॉन ए। समानुपाती का चिन्ह हटाते हो तो एक नियतांक आएगा और यहाँ पे नियतांक आता है आर इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए। और यही रो क्या कहलाता है? यही रो कहलाता है पदार्थ की प्रतिरोधकता, या उसका दूसरा नाम है विशिष्ट प्रतिरोध। जो रो है आपके पास में, इसको आप या तो कह सकते हो प्रतिरोधकता, या इसका दूसरा नाम है विशिष्ट प्रतिरोध। क्या नाम है? विशिष्ट प्रतिरोध। ठीक है, तो रो का मान क्या आएगा? यहां से अगर मैं रो निकालूं तो रो इज इक्वल्स टू आर इंटू ए अपॉन एल। ये आपके पास में क्या आ जाता है? रो आ जाता है। ठीक है, रो का दूसरा मान भी अभी अपन ने थोड़ी देर पहले देखा था। रो का दूसरा मान क्या था? ये आपके पास में देखो, ये रहा। रो का दूसरा मान था m अपॉन एन ई स्क्वायर टो बार। तो इस फॉर्म में लिखना चाहो तो ये भी बनता है इसका मान m अपॉन एन ई स्क्वायर टो बार। ये भी इसका मान है। अब इसके मात्रक की बात करें तो मात्रक क्या होगा? देखो, इस फॉर्मूले से प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम, क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर, और अपॉन में लंबाई का मात्रक मीटर। तो 1 मीटर से 1 मीटर कैंसिल आउट हो गया, मात्रक क्या बचेगा? बड़ा ही सिंपल है, ओम इंटू मीटर। काफी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जाता है। तो प्रतिरोधकता का मात्रक क्या होगा? ओम इंटू मीटर। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं अपन प्रतिरोध पर। विद्युत प्रतिरोध बड़ी सिंपल डेफिनेशन है कि कोई चालक है, उस चालक में आवेश प्रवाहित होते हैं या विद्युत प्रवाहित होती है, तो उसके आवेश प्रवाह या विद्युत प्रवाह में जो विरोध उत्पन्न होता है उसी को अपन क्या कहते हैं? विद्युत प्रतिरोध कहते हैं। इसे किससे दर्शाते हैं? आर से दर्शाते हैं। और अभी थोड़ी देर पहले बताया था इसका मात्रक क्या होता है? इसका मात्रक होता है ओम, जिसको इस साइन से डिनोट किया जाता है। ठीक है, और यही फॉर्मूला अपन फिर से लिखेंगे। जो आर है वो होता है इज इक्वल टू रो इंटू एल अपॉन ए। ये तो नियतांक है, तो यहां से कह सकते हैं कि जो प्रतिरोध है वो प्रतिरोध दो कारकों पे मुख्यतः निर्भर करता है। चालक की लंबाई के समानुपाती, अर्थात यदि लंबाई ज्यादा होगी तो चालक का प्रतिरोध क्या होगा? ज्यादा होगा। और अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती, अर्थात अगर क्षेत्रफल ज्यादा होगा तो उसमें प्रतिरोध क्या होगा? कम होगा। मीन्स आसानी से क्या बह सकेंगे? आवेश बह सकेंगे। साथ ही ये ताप पर भी निर्भर करता है। प्रतिरोध और प्रतिरोधकता दोनों ही पदार्थ के ताप पर निर्भर करते हैं तथा दोनों ही प्रकृति पर भी निर्भर करते हैं। एक ध्यान रखने योग्य बात क्या है? देखो, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि इससे रिलेटेड अपने पास क्वेश्चंस आते हैं तो अपन कंफ्यूज होते हैं अक्सर। मुख्य बात यह है कि कोई भी आपके पास पदार्थ है, जैसे कि मैं मान लू लोहा है, ठीक है, तो प्रतिरोधकता जो है वो तो इस पदार्थ की होगी। प्रतिरोधकता हमेशा पदार्थ की होती है। लेकिन इस पदार्थ के मैंने कोई दो मॉडल लिए, कोई दो प्रतिदर्श लिए। प्रतिदर्श का मतलब होता है इसके कोई दो सैंपल ले लिए। जैसे कि एक चालक मैंने ये ले लिया जो कि 5 सेंटीमीटर का है, और एक चालक मैंने ये ले लिया कि जो कि 15 सेंटीमीटर का है। दोनों ही लोहे के बने हुए हैं। दोनों किसके बने हुए हैं? लोहे के। तो ये एक प्रतिदर्श होगा, ये प्रतिदर्श होगा। तो इस प्रतिदर्श का तो क्या होगा? प्रतिरोध। क्या होगा? प्रतिरोध। जबकि इस पदार्थ की क्या होगी? प्रतिरोधकता। तो अगर मैंने एक ही पदार्थ लिया है लोहा, और उसके दो अलग अलग लंबाई के तार लिए हैं, तो इन दोनों प्रतिदर्शों का जो
प्रतिरोध है वो भिन्न भिन्न हो सकता है, लेकिन इसकी प्रतिरोधकता समान होगी, क्योंकि दोनों ही किसके बने हुए हैं, लोहे के बने हुए हैं। तो 101% दोनों की प्रतिरोधकता क्या होगी, समान, चाहे आप लंबाई कितनी भी ले लें, चाहे अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल कितना भी ले लें, प्रतिरोधकता दोनों की क्या होगी, समान होगी, लेकिन उनका प्रतिरोध भिन्न भिन्न हो सकता है। इस बात को आप हमेशा ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो ये आपके पास में एक डेफिनेशन बनती है। नेक्स्ट अपने पास आता है विद्युत चालकत्व। नेक्स्ट जो डेफिनेशन आती है वो आती है विद्युत चालकत्व। बड़ी सिंपल है, विद्युत प्रतिरोध के व्युत्क्रम को क्या कहते हैं, विद्युत चालकत्व कहते हैं। इसे G से डिनोट करते हैं। तो डेफिनेशन क्या बोली मैंने कि विद्युत प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विद्युत चालकत्व कहते हैं। तो प्रतिरोध का व्युत्क्रम मींस G बराबर 1/R। 1/R हो गया, इनवर्स हो गया, इसी को अपन क्या कहते हैं, विद्युत चालकत्व कहेंगे। ठीक है, इसे G से दर्शा रहे हैं यहाँ पर, और इसका मात्रक क्या हो जाएगा, ओम। प्रतिरोध का मात्रक था तो ओम, तो ओम का इनवर्स है तो इसका मात्रक हो जाएगा ओम इनवर्स, ऐसे आप लिख सकते हो। और इसका दूसरा मात्रक होता है जो आप याद रख सकते हैं, क्या होता है, सीमेन। क्या मात्रक होता है, सीमेन होता है। ठीक है, तो विद्युत चालकत्व है ये आपके पास। नेक्स्ट है चालकता। अभी थोड़ी देर पहले ही जिक्र हुआ था इसका। चालकता या विशिष्ट चालक चालकत्व है, चालकता या विशिष्ट चालकत्व। क्या होगा चालकता या विशिष्ट चालकत्व, तो प्रतिरोधकता जो पड़ी थी उसका व्युत्क्रम क्या हो जाएगा, चालकता। तो प्रतिरोधकता के व्युत्क्रम को क्या कहेंगे, चालकता। इसे डिनोट किससे कहते हैं, सिग्मा से। तो सिग्मा बराबर क्या बनेगा, 1/, प्रतिरोधकता को किसे डिनोट किया था, रो से, तो सिग्मा बराबर 1/रो। मात्रक इसका व्युत्क्रम, इसका मात्रक था देखो ओम इंटू मीटर, तो इसका मात्रक हो जाएगा, मात्रक क्या होगा इसका, मात्रक हो जाएगा ओम इनवर्स इंटू मीटर इनवर्स। ओम इनवर्स इंटू मीटर इनवर्स, ये इसका मात्रक हो जाएगा, या आप कह सकते हो 1/ओम इंटू मीटर। तो ये चालकता या विशिष्ट चालकत्व हो गया। नेक्स्ट अपने पास छोटा सा टॉपिक है ओमीय एवं अनओमीय, ओमीय एवं अनओमीय प्रतिरोध, या ओमीय एवं अनओमीय पदार्थ या युक्ति क्या होंगे। नाम से पता चल रहा है कि वे पदार्थ जो ओम के नियम, ओम का नियम था V समानुपाती I, अर्थात उन पदार्थों के यदि V और I के मध्य ग्राफ खींचे तो मूल बिंदु से गुजरने वाली कैसे आनी चाहिए, सीधी रेखा। तो वे पदार्थ जो ओम के नियम का पालन करते हैं उन्हें अपन क्या कहेंगे, ओमीय पदार्थ या ओमीय युक्ति कहेंगे। ठीक है, और वे पदार्थ जो ओम के नियम का पालन नहीं करते उन्हें अपन अनओमीय पदार्थ या अनओमीय युक्ति कहेंगे। तो अगर वो ओम के नियम का पालन नहीं करते तो उनके लिए अगर अपन धारा और उनके सिरों के मध्य विभवांतर के मध्य ग्राफ खींचे तो वो एक सीधी रेखा प्राप्त नहीं होती। और उनमें एग्जाम्पल, अनओमीय पदार्थों में एग्जाम्पल आते हैं जैसे कि अर्धचालक डायोड, जैसे कि आता है अर्धचालक डायोड, जैसे कि आता है निर्वात नलिका, ठीक है, जैसे कि आता है ट्रांजिस्टर, ठीक है, ट्रांजिस्टर, और जैसे कि आता है विद्युत अपघटनीय पदार्थ, विद्युत अपघटनीय पदार्थ या द्रव्य। ये जो है वो इनका नियम का पालन नहीं करते, तो इनके लिए ग्राफ कैसे प्राप्त होता है, तो अपन एग्जांपल देख लेते हैं कैसे ग्राफ प्राप्त होता है। पहले मैं बात करूंगा टॉर्च के बल्ब की। तो बल्ब जो होता है उसमें निर्वात आप कह सकते हो और भी गैसें भरी होती हैं, तो उनके लिए आपको कैसा ग्राफ प्राप्त होगा, तो टॉर्च के बल्ब का ऐसा ग्राफ प्राप्त होता है। ये ग्राफ है टॉर्च के बल्ब का। तो देख सकते हैं आप कोई भी सीधी रेखा प्राप्त नहीं हो रही, तो अनओमीय युक्ति है। डायोड की अपन बात करें जिसको अपन आगे वाले चैप्टरों में पढ़ेंगे, 16 के चैप्टर जो आएगा चालक, उसमें अपन इसको विस्तार से पढ़ेंगे। उसके लिए जो ग्राफ प्राप्त होता है अपने को डायोड का, वो ऐसे प्राप्त होता है अर्धचालक डायोड का। तो देखो ये भी कोई सीधी रेखा नहीं है, ठीक है। फिर है विद्युत अपघटनीय पदार्थों के लिए। तो विद्युत अपघटनीय पदार्थों के लिए जो ग्राफ प्राप्त होता है अपने को, वो होता है I और V के बीच में कुछ इस प्रकार से, ठीक है। तो ये है अपघटनीय पदार्थों के लिए।
तो ऐसे अपने को ग्राफ प्राप्त होते हैं। तो इन ग्राफों को देखकर अपन कह सकते हैं कि जो आपके पास में ये पदार्थ है ये अनओमीय पदार्थ होते हैं। ठीक है, क्लियर है। तो ये आपके आज के टॉपिक्स थे। अब जो आपको कुछ डाउट्स थे उन न्यूमेरिकलों की अपने बात करेंगे। देखो आपका क्वेश्चन था कि एक विलगित चालक है, उसको दूसरे सेकेंद्रीय गोलीय चालक जिसका बाह्य पृष्ठ पृथ्वी से संबंधित है से ढक देते हैं। इन गोलीय चालकों की त्रिज्याओं का अनुपात n/n-1 है। सिद्ध कीजिए कि इस समायोजन से गोलीय चालक जो पहले वाला था उसकी धारिता n गुना बढ़ जाती है। चैप्टर नंबर 4 का क्वेश्चन है ये, संधारित्र की बात चल रही है। तो अपने माना कि अपने पास देखो एक चालक था गोलीय, ये गोलीय चालक मान, ठीक है। इसकी त्रिज्या मैंने मान ली स्मॉल r है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस गोलीय चालक की जो धारिता वो बढ़ जाती है, तो पहले अपने इस गोलीय चालक की धारिता ही लिख लें। तो गोलीय चालक की धारिता प्रारंभ में, गोलीय चालक की धारिता क्या होगी भाई? गोलीय चालक की जो धारिता है वो अपने 4th चैप्टर में पढ़ी थी। C इज इक्वल्स टू होती है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू r, समीकरण नंबर 1। ये अपन ने पहले पढ़ चुके हैं, तो इसको मैं नाम दे देता हूं CR। अब अपन ने क्या किया, इसको दूसरे सेकेंडरी गोलीय चालक से ढक दिया। इसके बाहर सेकेंडरी गोलीय चालक था, उससे अपने को ढक दिया ऐसे, इस प्रकार से इसको ढक दिया। और इसका बाह्य पृष्ठ पृथ्वी से संबंधित है, ये लो। तो ये ऐसा नहीं लग रहा कि अपने को जैसे कि गोलीय संधारित्र बन गया हो, ठीक है। तो ये गोलीय संधारित्र का निर्माण हो गया, उसमें भी ऐसी 2 सेकेंडरी गोलीय चालक होते हैं जिनमें बाह्य पृष्ठ होता है वो पृथ्वी से संबंधित होता है, ठीक है। तो ये वैसा ही बन गया। तो बाहर वाले की जो त्रिज्या है वो मैंने कितनी मान ली? r मान ली, ठीक है। तो अपने क्वेश्चन में दे रखा है कि ढक दिया और इनकी त्रिज्याओं का अनुपात n/n-1 है। तो नीचे वाली कम ऊपर वाली ज्यादा है, तो बाहर वाले की ज्यादा अंदर वाले की कम। तो दिया गया है, क्या दिया है? दिया गया है कैपिटल R अपॉन स्मॉल r, कैपिटल R अपॉन स्मॉल r। बाहर वाले की त्रिज्या ज्यादा तो n/n-1, ये अपने को क्वेश्चन में दे रखा है, ठीक है। अब ये देखो गोलीय संधारित्र बन गया, तो इस समायोजन की धारिता, देखो क्वेश्चन क्या है कि इस समायोजन से गोलीय चालक की धारिता n गुना बढ़ जाती है। तो ये समायोजन कर दिया, तो इस समायोजन की धारिता क्या होगी? तो गोलीय संधारित्र बन चुका है ये। तो गोलीय संधारित्र की धारिता क्या होती है भाई? ये अपन पहले पढ़ चुके हैं, जो कि होती है, जैसे मैं उसको C से डिनोट कर दूं, ठीक है, C डैश से डिनोट कर देते हैं। चलो C डैश इज इक्वल्स टू क्या होती है? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 R2। तो R1 R2 होता है, तो यहाँ पे दोनों की त्रिज्या स्मॉल r गुना कैपिटल R अपोन में आपके पास होता है R2 माइनस R1। क्या होता है? R2 माइनस R1। तो यहाँ पे R2 ये कैपिटल बड़ा वाला माइनस छोटा वाला, मीन्स कैपिटल R माइनस स्मॉल r, ठीक है। इस समीकरण से मैं कैपिटल R का मान निकाल लेता हूं। तो कैपिटल R का मान क्या आएगा? कैपिटल R आएगा, इधर मल्टीप्लाई कर दो इसको, n/n-1 और मल्टीप्लाई स्मॉल r। ये मान अपन यहां दोनों जगह रख दें, कैपिटल R किसका है? तो कैपिटल R का मान रखें तो C डैश बराबर क्या बनेगा? C डैश बराबर बनेगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू स्मॉल r, ठीक है। कैपिटल R का मान रखोगे तो n/n-1 और इनटू कैपिटल स्मॉल r, और अपोन में n/n-1 इनटू स्मॉल r और माइनस स्मॉल r। ये आपके पास में बन गया। अब इस नीचे वाले में से या तो n/n-1 कॉमन ले लो, या इस n/n-1 को मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, कुछ भी अपन कहें। तो यहां से अगर अपने कॉमन लें तो आपके पास में देखो क्या बनता है। चलो इस r को कॉमन ले लेते हैं, तो क्या बनेगा? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये r स्क्वायर बन गया, देखो ये r और ये r, तो r स्क्वायर, ये r स्क्वायर, और ये क्या बना? n/n-1 बना, अपॉन में
इधर से r कॉमन लिया तो यहां बचेगा n अपॉन n माइनस वन और -1, ये बचता आपके पास में। अब इसमें से आप एलसीएम लेते हैं तो देखो क्या बचेगा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर n अपॉन n माइनस वन। एक r से एक r कैंसिल आउट कर दें तो ये एक r बचेगा। n माइनस वन को एलसीएम लिया तो यहां तो बचेगा n, फिर माइनस यहां अपॉन में अगर 1 माने तो n माइनस वन को 1 से मल्टीप्लाई किया तो -n और +1। ठीक है, देखो n से n कैंसिल आउट, n माइनस वन से n माइनस वन कैंसिल आउट, क्या बचा, c डैश इज इक्वल्स टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू r और इंटू क्या बचा, n बचा। तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू r समीकरण 1 से, ये तो सी आर के बराबर था, देख सकते हैं आप। तो समीकरण 1 से क्या बनेगा, c डैश इज इक्वल्स टू n इंटू सी आर, अर्थात जो समायोजन संधारित्र बना गोलीय, उसकी जो धारिता है वो उस गोलीय चालक का n गुना हो जाती है, और यही आपके पास में सिद्ध करवाया गया था। क्लियर है, तो ये आपके पास इस प्रकार न्यूमेरिकल आप इसको सोल्व कर सकते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपने जो पूछा वो ये है कि एक परिपथ दे रखा है, संधारित्रों का संयोजन है, इसके जो प्रथम और अंतिम बिंदु ए व बी है उनके मध्य तुल्य धारिता कितनी होगी। बड़ा ही आसान क्वेश्चन है। सबसे पहले तो इन दोनों को देखो, ये दोनों कैसे जुड़े हुए हैं, श्रेणी क्रम में। ठीक है, फिर इनका एक संयोजन बनेगा, वो कैसे जुड़े हुआ है इसके साथ में, समांतर क्रम में, फिर वो उनका एक परिणामी बनेगा। तो देखो कैसे बनता है। सबसे पहले तो इसका तुल्य परिपथ में जो बनाता हूं वो ऐसे बनेगा, ये ऐसा का ऐसा, यहां इन दोनों का परिणामी एक, ये इन दोनों का परिणामी ये ऐसा ही रखा हुआ है, और ये इस प्रकार से ये बनेगा। फिर इसका तुल्य परिपथ बनाएं तो इन दोनों का परिणामी आएगा, तो इन दोनों का परिणामी कैसे, इस प्रकार से, ये इन दोनों का परिणामी आ गया। तो इसको मैं नाम देता हूं C डैश, इसको नाम दूंगा C डबल डैश। ये तो अपने पास जो पहले रखे हुए थे वैसे ही हैं। ये आपके पास 12 माइक्रोफेरेड का है, ये बिंदु A है, ये बिंदु B है, ये 16 माइक्रोफेरेड का है। ठीक है, फिर से ये A, ये 12 माइक्रोफेरेड का, ये C डबल डैश अपन निकालेंगे, ये है 16 माइक्रोफेरेड का, और ये बिंदु B, और फिर इनका परिणाम आ जाएगा C। तो देखो सबसे पहले C डैश निकालते हैं अपन। तो C डैश क्या होगा, दोनों कैसे जुड़े हुए हैं, श्रेणी क्रम में, और श्रेणी क्रम में क्या होता है, श्रेणी क्रम में आपके पास में दो जुड़े हुए हैं, तो श्रेणी क्रम में C डैश बराबर होता है C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2। तो C1 C2 क्या है, 8 और गुणा में 4 अपॉन C1 प्लस C2 8 प्लस 4, क्या बना, ये हो गया 32 और ये हो गया 12। ठीक है, रिजल्ट कितना आया, रिजल्ट आपके पास में आ जाएगा, इसको सोल्व करें तो ये आ जाता है, 4 से डिवाइड करते हैं इसको, तो C डैश इज इक्वल टू मिलेगा 8 अपॉन 3 माइक्रोफेरेड। तो C1 बराबर मिल गया 8/3 माइक्रोफेरेड। अब C डबल डैश इन दोनों का, तो C डबल डैश इन दोनों का है तो डायरेक्ट होता है C1 प्लस C2, C1 प्लस C2 होगा तो 8/3 8/3 और प्लस में 4 इन दोनों को अपन करें तो एलसीएम ले, इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो अपने पास में एलसीएम आ जाएगा 3, और 3 आएगा तो रिजल्टेंट अपन मैं डायरेक्ट लिख देता हूं, 3 आएगा तो ये बनेगा 8 + 12 मीन्स 20, और अपॉन में 3 माइक्रोफेरेड। तो ये अपने पास आ गया 20/3 माइक्रोफेरेड, ये रिजल्ट मिल गया। अब ये तीनों किस में है, श्रेणी क्रम में, ये तीनों श्रेणी क्रम में है, तो रिजल्ट क्या मिलेगा, तीनों के लिए श्रेणी क्रम बचे, तो श्रेणी क्रम संयोजन में 1/C इज इक्वल्स टू 1/12 प्लस में 1/20/3 और प्लस 1/60। इन तीनों को हम सोल्व करें तो ये बनेगा 1/12 प्लस 3/20 प्लस 1/60। ठीक है, एलसीएम ले इनका, तो एलसीएम अपने पास कितना आएगा, एलसीएम लेंगे तो
सोल्व कर लेना इसको अपने पास। एलसीएम जो आएगा वो इसका आएगा 240। तो 12 से इसको डिवाइड किया, 12 से अपन डिवाइड करते हैं तो अपने पास डिवाइड होगा 20 बार, ठीक है। प्लस में 20 से अपन करेंगे तो कितनी बार होगा, 12 बार, और 12 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 12 तिया 36, ठीक है। और प्लस में 16 से डिवाइड किया 240 को तो अपने पास मिलता है 15, ठीक है। सोल्व करेंगे, ऐड करो इन सभी को, ऐड करेंगे तो ये अपने पास होगा 20, 30, 50, 56 और 66 और ये बन गया 71। तो 71 अपॉन 240 माइक्रोफेरेड। तो C का मान चाहिए था, तो C इज इक्वल्स टू जो मिलेगा, व्युत्क्रम कर दो इसका, तो व्युत्क्रम करोगे तो ये बनेगा 240, ठीक है। 240 अपॉन में क्या बनता है, अपॉन में बनता है 71 माइक्रोफेरेड। ये आपका आंसर आता है। इसको आगे और भी सोल्व करना चाहो तो कर सकते हो, 71 से आप इसको डिवाइड कर सकते हो, इतना भी सही है। अगर आप इसको 71 से डिवाइड करोगे तो अप्रोक्स आपको मिलेगा C इज इक्वल्स टू 3 पॉइंट, डिवाइड करके देख लेना, 3.34 ऐसे कुछ समथिंग मिलेगा, 3.37 के समथिंग। तो आप इसको डिवाइड कर लेना, ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट है। तो बड़ा ही आसान है, जैसे जैसे श्रेणी क्रम समांतर क्रम चलते जा रहे हैं उस प्रकार से अपन इसको सोल्व करते जाएंगे और अपना न्यूमेरिकल क्वेश्चन का आंसर आ जाता है, ठीक है। और भी जो आपके डाउट्स हैं आप वो पूछ सकते हो, बाकी का अपना नेक्स्ट क्लास में होगा। धन्यवाद।